हेलो स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आए हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा चैप्टर है जो है हमारे बहुत ही अच्छे फ्रीडम फाइटर, यानी कि 27 फरवरी 1931 के अंदर पार्क के अंदर स्वयं को गोली मारकर मातृभूमि के लिए यानी भारत माता के लिए जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बारे में स्टैंडर्ड 11 और हिंदी के अंदर चैप्टर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम जानकारी ले रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उसके एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर के द्वारा। हृदय की चोट किससे ठीक होती है? तो हृदय की जो चोट है, स्मृति का मतलब होता है याद, और विस्मृति का होता है जो यादें मिट जाती है, यानी कि विस्मृति से। चंद्रशेखर आजाद लेखक को क्या कह के बुलाते थे? भैया। एक्चुअली क्या था कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो लेखक के बड़े भैया के मित्र थे। इसके कारण से लेखक महोदय चंद्रशेखर आजाद को भैया के पुकारते थे। लेखक ने चंद्रशेखर आजाद के मन में किसके समान बताया? तो एकदम मक्खन की तरह सदृश्य और एकदम कोमल थे। चंद्रशेखर आजाद के लिए दया का दूसरा नाम क्या है? कायरता। अगर हम किसी को माफ कर रहे हैं तो ये कायरता है, ऐसा चंद्रशेखर आजाद का मानना था। आगे बताते हैं, लेखक के मत के अनुसार क्रांतिकारी लोग कैसे होते हैं? क्रांतिकारी लोग कैसे होते हैं? अपने वचन के और कृपण एवं मंतव्यों ने बड़े ही गोप्य होते हैं। जो भी उसने कृपा की है, जो उसने मंतव्य रखे हैं या जो वचन दिए हैं, वो हमेशा चुपके से रखते थे, गोप्य रखते थे, किसी को बताते नहीं थे। ऐसे हमेशा हुआ करते थे। अब बात करेंगे हम वन लाइन आंसर के बारे में। स्मृति की तीव्रता कैसी होती है? तो स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से प्राप्त होती है। विस्मृति का वरदान किससे मिलता है? तो विस्मृति का वरदान संतों को मिलता है, सत्संग में, विराग में, यानी राग मतलब होता है प्रेम, विराग मतलब जो प्यार से हम विमुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, विराग और अनुष्ठान से हमें विस्मृति मिलती है। चंद्रशेखर आजाद किन गुणों के पोषक थे? तो चंद्रशेखर आजाद के जीवन के अंदर पवित्रता थी, सामाजिक निर्बलता थी, वैयक्तिक उपजलता और नैतिक उच्चता के बहुत ही अच्छे गुण उसके अंदर प्राप्त होते थे। आगे बताते हैं वन लाइन आंसर के अंदर, एंड उसमें है लेखक के किन व्यक्तियों, घटनाओं और परिस्थिति को धन्य माना है? लेखक ने व्यक्तियों की घटना परिस्थिति को धन्य मानते हैं क्योंकि जिसके जीवन के अंदर जो कभी नहीं मिटती है, ऐसी अमिट छापों का श्रृंगार है। लेखक यानी कि चंद्रशेखर आजाद को साहित्यकार कैसे अमर बना सकते हैं? तो साहित्यकार जो लोग हैं वो चंद्रशेखर आजाद के जो उपन्यास है, कहानियां है, काव्य की रचना है, उसके द्वारा उसको अजर अमर बना सकते हैं। लेखक किससे मन का पुण्य मानते हैं? तो लेखक चंद्रशेखर आजाद की जो उसके जीवन के अंदर यादें हैं, स्मृति है, उसको अपना जीवन का पुण्य मानते हैं कि मैंने बहुत सारे पुण्य किए होंगे तब जाके ऐसे महान व्यक्ति के संपर्क में मैं आ पाया। चंद्रशेखर आजाद को किन पर पूरा भरोसा था? तो चंद्रशेखर आजाद को माउजर जो उसके कमर में लटक रही थी, ऐसी पिस्तौल पे, कंधे पे रहने वाली कारतूस पे और उसकी पेटी के ऊपर उसका पूरा भरोसा था कि जब तक मेरे पास एक कारतूस है, जब तक माउजर पिस्तौल है, मुझे कोई माइका लाल पकड़ सकता नहीं है। अब बात करेंगे दो तीन वाक्यों में उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, शरीर और तन पे लगी हुई चोट में क्या फर्क है? देखो, शरीर पे लगी हुई चोट है ना, वो प्रभाव उतना कष्टदायी नहीं होता है जितना मन में लगी हुई है। मन के अंदर किसी की बुरी बातें लग गई, वो इतनी भयंकर असर करती है कि सालों तक आपके मन के अंदर कचोटती रहती है। शरीर की चोट इलाज करके समय के बाद सूख जाती है, भर जाती है, पर मन में लगी हुई चोट बहुत कष्टदायी होती है, वह जल्दी नहीं बढ़ती है। वो विस्मृति के द्वारा, यानी अच्छी यादें उसी तरह से बुरी यादें, वो अच्छी और बुरी यादों को भूल जाना, विस्मृति के द्वारा ही हम उसके मन के भावों को दूर कर सकते हैं। लेखक कब अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं? तो लेखक और चंद्रशेखर आजाद के विचारों में कभी कभी मतभेद था। जिस बात को लेखक मानते थे उस बात को चंद्रशेखर आजाद नहीं मानते थे, पर उसके व्यक्तित्व में इतना बल था कि लेखक की इच्छा के प्रतिकूल भी वो बहुत सारे ऐसे काम, यानी लेखक बहुत ऐसे बहुत सारे काम थे जो चंद्रशेखर आजाद उसके पास करवा लेते थे। उसकी यही बातों से लेखक अपने आप को गौरवान्वित अनुभूत करते हैं। आगे बताते हैं
कि लेखक महोदय है वो चंद्रशेखर आजाद के विषय में निर्विवाद रूप से क्या कहा जा सकता है उसके बारे में जरा बताना है। तो चंद्रशेखर आजाद के विषय में निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि जिस मान्यता के मन में हिचक हो, शैथिल्य हो, कार्य के अंदर डर यानी कार्य भीरुता हो, बुद्धिवाद हो और भाग जाने का यानी पलायनवाद का अवसर मिले, उससे पूर्ण रूप से प्रतिकूल थे वो। लेखक और आजाद के बीच में पारस्परिक आदर क्यों बढ़ता गया, एक दूसरे के प्रति प्यार, रिस्पेक्ट क्यों बढ़ा? तो लेखक और आजाद जब किसी विषय पे एक दूसरे से विपरीत विचार व्यक्त करते थे तो वो अपने विचारों में ईमानदार होते थे, इसलिए उन दिनों के बीच में पारस्परिक बहुत ही आदर, मान सम्मान बढ़ता रहता था। अब बात करेंगे लॉन्ग आंसर के बारे में। क्या लिखा है? नंबर 1, जीवन में क्षण की क्या विशेषता है? क्षण मतलब मोमेंट यानी पल, समय का सतत बहते रहना, यानी कि एक नदी के अंदर पानी का प्रवाह की तरह हमारे जीवन के अंदर समय भी प्रवाह की तरह एक एक क्षण करके बहता जाता है, चलता जाता है। इन क्षणों के साथ हमारी बहुत सारी यादें यानी कि स्मृति भी जुड़ी रहती है। उसमें कुछ सुखद यादें होती है जो श्रृंगार की तरह, मेकअप की तरह, रसगुल्ले की तरह, मधुमक्खी के जो मध होता है उसकी तरह मीठी लगती है, जबकि कुछ कड़वे करेले जैसी दुखद यादें होती है जो अभिशाप रूप होती है। वे व्यक्ति अपनी घटनाओं में परिस्थिति को धन्य है जिसकी अमिट छाप क्षणों के श्रृंगार में है, और इसके लिए विस्मृति के समय प्रवाह को रोककर स्वयं घंटों प्रतीक्षा करते रहते थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, और वो है चंद्रशेखर आजाद की चारित्रिक विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक कैसे थी उसके बारे में बताए। तो चंद्रशेखर आजाद की जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, वैयक्तिक उज्जवलता और नैतिक उच्चता के बड़े ही पोषक थे। उसमें भय बिल्कुल बिल्कुल नहीं था। अपने को आश्रय देने वाले के लिए भी वो निश्चिंत कर देते थे कि आप चिंता मत करो, अगर आप मुझे सहारा देते हो, आश्रय देते हो, घर में रहने खाने को देते हो, तो मैं आपके घर से तो कभी बंदूक या गोली चलाऊंगा नहीं। कठोर और हिंसापूर्ण कार्यों के बावजूद भी उसका हृदय, उसका मन मक्खन की तरह कोमल था। वो जो कहते थे वो बेहिचक करते भी थे, कार्य के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था। कोरा बुद्धिवाद, पलायनवाद जैसे शब्द को अपने शब्दकोश यानी डिक्शनरी भी में रखते नहीं थे। तो ऐसे महान थे ये। आगे बताते हैं, चंद्रशेखर आजाद किन वस्त्रों में खिल उठते थे? अब चंद्रशेखर आजाद है ना, अलग अलग रूप में हमेशा दिखाई देते थे। चंद्रशेखर आजाद सामान्य रूप में खुले गले का कोट पहनते थे और दोनों पैरों में कछोटे में ढकने वाली धोती पहनते थे, परंतु उसका पहनावा कभी कभी चेंज भी होता रहता था, और उस चेंज के अंदर भी वो बहुत ही खूबसूरत लगते थे। जैसे कि कलगीदार पंजाबी पगड़ी, वो बहुत सुंदर लगते थे। खद्दर कुर्ते और बंगाली धोती में भी सुंदर लगते थे, या सूट और हेट के द्वारा भी वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते थे। यानी चाहे पंजाबी परिधान हो, ब्रिटिशर का परिधान हो, बंगाली हो, या उसका खुद का जो हमेशा खुले गले का कोट पहनते थे या धोती पहनते थे, वो सारे में ही आकर्षक लगते थे। इस प्रकार सारे के सारे जो वस्त्र है उसके अंदर चंद्रशेखर आजाद बहुत ही खिल उठते थे। आगे है, और वो है चंद्रशेखर आजाद की कार्य प्रणाली के विषय में लेखक क्या कहते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद एक क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर थे। लेखक कहते हैं कि क्रांतिकारियों की तरह चंद्रशेखर की कमर के अंदर हमेशा 2 माउजर पिस्तौल और कंधे पे कारतूस की पेटी रहती थी। उसे विश्वास था कि जीते जी तो उसको कोई पकड़ नहीं सकता, और जो उसको आश्रय देता है उसके यानी कि आश्रयदाता को भी हमेशा निश्चिंत रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, यानी कि जो उसको आश्रय देता था, कि आप चिंता ना करो, मैं 4 घर दूर जाकर ही अपना तमंचा बजाऊंगा। इससे आश्रयदाता को कोई भी आपत्ति नहीं आती थी, यानी कोई भी व्यक्ति उसको अपने घर में सहारा या आश्रय देता था। उसके कार्यों की शोभा मुखरता थी, वाणी की शोभा मौन थी, और उसकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम था कायरता, और क्षमा का दूसरा नाम था आपत्ति। किसी को माफ कर दोगे मुश्किल ही आएगी, किसी पर दया कर दोगे कायरता का नाम आएगा ही आएगा। ऐसा हमेशा चंद्रशेखर आजाद समझते थे। आशय स्पष्ट करिए, वो एक सेंटेंस को हमेशा आपको डिस्क्राइब करना होता है, समझाना होता है, एक्सप्लेन करना होता है अपनी भाषा, अपने अनुभव, अपने शब्दों के द्वारा। तो प्रश्न है, विस्मृति में न रहने पर जीवन कोड की खाज हो जाता है।
कोड यानी व्हाइट स्पॉट की बीमारी, और वो खाज मतलब जो खुजली जैसा होता है। विस्मृति के न रहने पर, यानी आपके जीवन के अंदर कुछ बातें चली गई तो जीवन कोड जैसा कैसे हो जाता है। तो विस्मृति मनुष्य के ईश्वर की ओर से मिला हुआ अमूल्य वरदान है। कुछ चीज आप भूल जाते हो, चाहे वो खराब बातें हो चाहे अच्छी बातें हो। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी बातों को याद कर करके भी दुखी होते, एंड बुरी बातों को याद कर करके भी दुखी होते। इस तरह से मनुष्य के जीवन में तरह तरह की कष्टदायी घटनाएं घटती है। ये घटनाएं कुछ समय तक मनुष्य के मन में, मस्तिष्क पे छाई रहती है, पर जो ही समय बीतता है तो ही उसका प्रभाव कम हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि उसके मन में, मस्तिष्क में उतार देती है और मनुष्य एकदम हल्का फुल्का महसूस करता है। यह प्रक्रिया, ये स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होती है। मनुष्य प्रकृति का एक अनुपम वरदान है। यदि ऐसा न होता तो मनुष्य इस घटना को हमेशा याद करते हुए कूदता रहता और जीवन नरक बना जाता, इससे कुछ करने को बारे में सोचता ही नहीं। और आगे इसी तरह से, और हमारा एक आशय स्पष्ट है, उसको खुद के आपको करना है, पर आपको हेल्प करने के लिए आंसर तुमने दिया ही है। भूलना एक महान गुण है, बहुत बढ़िया बात है कि भूल जाओ, नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा काम करो और कुएं में डाल दो। बस हमेशा याद ना रखो कि मैंने ये किया है, याद ना दिलाओ कि मैं ये करता हूं, है ना। कहते ना कि घमंड तो ये भी नहीं होना चाहिए कि मुझे इस बात का घमंड है, यानी अभिमान किसी चीज का नहीं करना चाहिए। तो इस बात को आपको डिस्क्राइब करना है। आगे है व्याकरण विभाग, यानी ऑपोजिट, विलोम शब्द से शुरुआत करेंगे। स्वर्ग, विराग, स्मृति, कृपण, प्रतिकूल, अरुण, उसका ऑपोजिट यहाँ पर है। स्वर्ग नरक, विराग चिराग, स्मृति विस्मृति, कृपण उदास, प्रतिकूल अनुकूल, और रुग्ण ऋणी को कहा जाएगा। और समानार्थी शब्द लेंगे, यानी कि पर्यायवाची मीनिंग्स लेंगे। क्या है? अभिशाप, कटी, ध्वंस, अपराध, निरीह, ऑपोजिट मतलब मीनिंग्स है। अभिशाप बुराई, बद्दुआ। कटी कमर, ध्वंस विनाश, अपराध गुनाह, निरीह निर्दोष या विरक्त। और उसके बाद हम व्याकरण में बात करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है, यानी कि स्मृति के आगे क्या लगा? विस्मृति। शाप के आगे अभिशाप, घात के आगे आघात, मिट के आगे अमिट। ओके, तो आपके सारे आंसर मिल गए हैं। वी, अभी, आ, अ। और प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे। राजनीति के, कायरता के, इन सब के इक, तात्व, इक, ईय, ये हमारे अलग अलग प्रत्यय हैं जो कि पीछे लगाए जाते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे, वापस से समानार्थी शब्द है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने दिए हैं। ऑपोजिट भी है, वो भी काफी इंपॉर्टेंस है। अब इसको ध्यान से लर्न करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपकी स्कूल के अंदर जरूर पूछे जाएंगे। और इसके अलावा हमें दिए गए हैं कुछ ऐसे उपसर्ग और ऐसे ही कुछ प्रत्यय दिए हैं जो आपको बार बार इस चैप्टर के अंदर से पूछे जा सकते हैं। इसको खास नोट डाउन करिएगा, ये बहुत जरूरी उपसर्ग और प्रत्यय आपके लिए है। और बात करेंगे हम लास्ट में, वो है शब्दार्थ। काफी सारे इसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, उसके द्वारा हम इस चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो इजीली हमें ये समझ में आ जाता है। तो आशा करता हूं कि ये जो शब्दार्थ है उन सब के द्वारा, ऑपोजिट, ग्रामर, मीनिंग के द्वारा, ये चैप्टर आपको बहुत ही इजी पड़ा होगा। अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।